4 फरवरी 1948 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर आजादी के करीब 5 महीने बाद पहली बार प्रतिबंध लगाया गया। आरएसएस के सर संघ चालक एमएस गोलवलकर समेत करीब 25,000 से ज्यादा संघ कार्यकर्ता गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। आरएसएस की संपत्ति, कार्यालय और खाते फ्रीज कर दिए गए और ये सब हुआ था 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के बाद। यहीं से शुरू होता है भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित सवाल कि आखिर नफरत की राजनीति करने और गांधी जी की हत्या में नाम आने के बाद भी आजादी के बाद आरएसएस पर परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया गया। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। शुरुआत करते हैं पहले से, लेकिन तीसरा जो कारण है सरदार पटेल से जुड़ा हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। महात्मा गांधी की हत्या का ट्रायल दिल्ली के लाल किले में बने स्पेशल कोर्ट के जज आत्मा चरण की अदालत में चला। नाथूराम गोडसे, उसके सगे छोटे भाई गोपाल गोडसे समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ इसी अदालत में सुनवाई शुरू हुई और इसी दौरान नाथूराम गोडसे ने आरएसएस और उसके सर संघ चालक गोलवलकर को बचाने के लिए बहुत शातिर तरीके से एक झूठ बोला। 8 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे ने लाल किला अदालत के सामने अपना प्रसिद्ध 92 पन्नों का लिखित बयान पढ़ा। इस बयान में गोडसे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के सांगली में 1930 के दशक में आरएसएस में शामिल हुआ था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ दिया था और हिंदू महासभा से जुड़ गया था। गोडसे की संघ छोड़ देने वाली बात को उसके छोटे भाई गोपाल गोडसे ने ही बाद में झूठा बताया था। गोपाल गोडसे खुद इस हत्याकांड की साजिश में सह आरोपी था, जिसे उम्र कैद की सजा हुई थी। सजा पूरी करके जेल से छूटने के बाद गोपाल गोडसे ने फ्रंट लाइन मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि नाथूराम ने संघ और सर संघ चालक एमएस गोलवलकर को बचाने के लिए ये झूठ बोला था कि हत्या से पहले ही वो आरएसएस छोड़ चुका है। 28 जनवरी 1994 को फ्रंट लाइन में छपे इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने कहा था कि हम सभी भाई संघ में थे, नाथूराम दत्तात्रेय, मैं और गोविंद गोडसे। नाथूराम ने कोर्ट में संघ छोड़ने की बात इसलिए कही थी ताकि गांधी जी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस कानूनी मुश्किलों में न फंसे। सच ये है कि उन्होंने कभी संघ नहीं छोड़ा था। ये इंटरव्यू तब हुआ था जब दिसंबर 1993 में गोपाल गोडसे की किताब वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी रिलीज हुई थी और उस समय के बड़े बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान दिया था कि संघ का गोडसे से कोई लेना देना नहीं था। आडवाणी के इस बयान पे नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे बौखला गया। लाल कृष्ण आडवाणी के इस बयान को गोपाल गोडसे ने कायरता कहा था। गोपाल गोडसे ने कहा कि आडवाणी ये कह सकते हैं कि आरएसएस ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था कि जाओ और गांधी की हत्या कर दो, लेकिन आप नाथूराम से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हिंदू महासभा ने उनसे कभी पल्ला नहीं झाड़ा। नाथूराम गोडसे अंत तक संघ से जुड़े थे। ये दावा नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या के समय आरएसएस का सदस्य था, ये कोर्ट में साबित नहीं हो पाया क्योंकि 1948 में संघ का कोई लिखित रिकॉर्ड न होना जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। 1948 से पहले आरएसएस एक गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड संगठन था, जो आज भी है। ना तो उसके पास सदस्यों का कोई लिखित रजिस्टर होता था, ना रसीद बुक और ना ही कोई आधिकारिक सदस्यता फॉर्म और ना ही किसी मीटिंग का लिखित कोई ब्यौरा। सब कुछ मौखिक, व्यक्तिगत और गोपनीय होता था, जो आज भी है। संघ में कौन कब शामिल हुआ, कब छोड़ दिया, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता था। आरएसएस की सारी गतिविधियां गोपनीय और अंडरग्राउंड होती थी। उस समय इतनी तकनीक जैसे मोबाइल, डिजिटल फुटप्रिंट और सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थी। इसलिए आरएसएस की भूमिका और गोडसे की सदस्यता साबित करने वाले दस्तावेज जांच एजेंसियों और पुलिस को नहीं मिल पाए। नाथूराम गोडसे अपने जीवन के आखिर तक आरएसएस का सदस्य था। ये दावा इस बात से भी पुख्ता होता है कि 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने से पहले गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की संस्कृत प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ी थी। आरएसएस की यह प्रार्थना 23 अप्रैल 1940 को पहली बार पुणे में संघ के शिविर में गाई गई थी। यानी ये बात तय हो गई कि वो 1940 के बाद भी आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ था।
क्योंकि ये प्रार्थना ही 1940 में संघ ने शुरू की थी, जबकि नाथूराम गोडसे ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा था कि वो 1935 से पहले ही संघ को छोड़ चुका था। महात्मा गांधी के सचिव रहे प्यारेलाल ने अपनी किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखा है कि आरएसएस के सदस्यों को कुछ स्थानों पर पहले से निर्देश था कि वो शुक्रवार को अच्छी खबर के लिए रेडियो खोल कर रखें। कई जगहों पर आरएसएस के सदस्यों ने मिठाई भी बांटी थी। दरअसल शुक्रवार वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की दोबारा जांच करने के लिए 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कपूर कमीशन का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 101 गवाहों और 407 दस्तावेजों की गहन जांच के बाद 1969 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। कपूर कमीशन के सामने खुफिया ब्यूरो और बॉम्बे सीआईडी के अधिकारियों ने गवाही दी थी कि उस समय आरएसएस के कामकाज को ट्रैक करना कितना कठिन था। आयोग के सामने पेश दस्तावेजों और गवाहियों में यह दर्ज है कि उस दौर में आरएसएस एक गैर पंजीकृत और गुप्त तरीके से काम करने वाला संगठन था। उनके पास न तो कोई आधिकारिक सदस्यता रजिस्टर होता था और न ही सदस्यों के पास कोई लिखित फॉर्म या रसीदें। अगस्त 1947 में जब गृह मंत्रालय ने बॉम्बे पुलिस और सीआईडी से आरएसएस और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की एक सूची मांगी थी, तो पूना पुलिस ने केवल हिंदू महासभा के सदस्यों की सूची ही सरकार को सौंपी थी और यह बताया था कि आरएसएस के बारे में ऐसी लिखित सूचियां या कागजात मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी कार्यशैली में लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होते। इन तथ्यों के आधार पर कपूर कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि उस समय कई आरएसएस सदस्य हिंदू महासभा के भी सदस्य थे। आरएसएस वैचारिक आधार तैयार करता था और हिंदू महासभा राजनीतिक मंच के रूप में काम करता था। 17 सितंबर 1947 की एक खुफिया रिपोर्ट में भी ये लिखा गया था कि संघ के अधिकांश प्रमुख आयोजक और कार्यकर्ता हिंदू महासभा की विचारधारा से जुड़े थे। यानी उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता था और पर्दे के पीछे से काम करता था, जबकि आज की तरह बीजेपी की जगह हिंदू महासभा आरएसएस के राजनीतिक फ्रंट के रूप में काम कर रहा था और दोनों के जो कार्यकर्ता थे, दोनों के जो सदस्य थे, वो आपस में ओवरलैप करते थे, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दरअसल अदालत में किसी गंभीर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलता है तो कानून को ठोस और अकाट्य सबूत यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चाहिए होते हैं। नाथूराम गोडसे के पास संघ का कोई आधिकारिक सदस्यता कार्ड या दस्तावेज नहीं था, न संघ से जुड़ने का, न छोड़ने का और न ही ये कि संघ ने उसे कभी संगठन से निकाला हो और या फिर किसी मीटिंग का। इसलिए अदालत के सामने कानूनी रूप से यह साबित करना असंभव हो गया कि गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की तब वो आरएसएस का सदस्य आधिकारिक रूप से था या नहीं। यानी आरएसएस का रजिस्ट्रेशन न होना गांधी जी की हत्या में उसके बच जाने का एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ, क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था को अपने हर सदस्य और गतिविधि का लिखित रिकॉर्ड रखना पड़ता है। एक और बड़ी वजह यह थी कि आजादी के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों और हिंदू महासभा आरएसएस के उग्र हिंदुत्व की वजह से पुलिस अधिकारी भी काफी हद तक पक्षपाती हो गए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब गांधी जी की हत्या के ट्रायल में सावरकर के सचिव और नौकरों का बयान पुलिस ने दर्ज किया तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि नाथूराम गोडसे और उसके साथी लगातार रेगुलर सावरकर के घर सावरकर सदन आते थे, लेकिन पुलिस ने इन दोनों का बयान अदालत में पेश ही नहीं किया और इस बात का जिक्र कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारेलाल नैयर कपूर कमीशन की जांच में गवाह नंबर 54 थे, जिसमें उन्होंने पटेल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। प्यारेलाल के मुताबिक पटेल कहते थे कि मुसलमान भारत में रह सकते हैं और उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन उनकी वफादारी भारत और पाकिस्तान के बीच में बटी नहीं रह सकती। यानी पटेल को भारत में रहने वाले मुसलमानों की वफादारी पर शक था। यहां तक कि उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और कई अधिकारियों को इसी वजह से अपने पद से हटाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखा था, लेकिन सरदार पटेल ने नेहरू की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने पटेल से यह कहा था कि कई पुलिस अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि दंगों के दौरान वो पक्षपाती होकर केवल हिंदू समुदाय का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरदार पटेल ने नेहरू की ये बात नहीं मानी।
नेहरू दरअसल वैचारिक रूप से आरएसएस के कड़े विरोधी थे। गांधी जी की हत्या के बाद वो संघ पर कड़ी और अस्थायी कार्रवाई चाहते थे। इसका सबूत सरदार पटेल को लिखे गए उनके कई पत्रों में मिलता है। नेहरू आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इसको लेकर गृह मंत्री सरदार पटेल के साथ काफी दिनों तक नेहरू की तीखी बहस हुई। नेहरू संघ को फांसीवादी और सांप्रदायिक विचारधारा वाला संगठन मानते थे और उनकी इस सोच में जरा सा भी कहीं किंतु परंतु नहीं था। लेकिन सरदार पटेल ने आरएसएस को फांसीवादी या सांप्रदायिक संगठन कभी भी नहीं माना और ना ही आरएसएस के हिंदुत्व की विचारधारा को गलत ठहराया। यानी पटेल का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी आरएसएस के लिए दिखाई पड़ता था। पटेल का कहना था कि बिना ठोस सबूत के केवल विचारधारा के आधार पर आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। 14 मई 1949 को नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर आगाह किया था। नेहरू ने लिखा था कि प्रांतीय सरकारों की रिपोर्टों के साथ साथ हमारी अपनी खुफिया जानकारी है कि आरएसएस कई तरीकों से फिर से सक्रिय हो रहा है। उन्होंने काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है जिसे वो गुप्त स्थानों पर रखते हैं। मई जून 1949 के दौरान कई दौर की बातचीत में नेहरू ने सरदार पटेल से साफ कह दिया था कि आरएसएस के ऊपर से हटाया गया प्रतिबंध देश में फिर से मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव अभी भी अधिक हैं और हम जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं हैं। ये नेहरू का साफ साफ कहना था। लेकिन सरदार पटेल लगातार आरएसएस पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने की दलील दे रहे थे। पटेल का मानना था कि अगर कोई संगठन सरकार की सभी शर्तें मानकर लिखित संविधान देने को तैयार है तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। आरएसएस से बैन हटाने के लिए उस समय के सरसंघचालक गोलवलकर ने पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू दोनों को कई पत्र लिखे। इसके जवाब में नेहरू ने गोलवलकर को जमकर लताड़ लगाई थी। नेहरू ने 10 नवंबर 1948 को गोलवलकर के पत्र का बहुत रूखा जवाब दिया और लिखा कि भले ही गांधी जी की हत्या की सीधी कानूनी साजिश में संघ का हाथ साबित न हुआ हो, लेकिन संघ की सांप्रदायिक गतिविधियों ने देश का माहौल बिगाड़ा है। नेहरू ने साफ लिखा कि इस विषय पर कोई भी अंतिम निर्णय लेना पूरी तरह से गृह मंत्रालय यानी सरदार पटेल की जिम्मेदारी है। आप उनसे बात करें, मुझसे नहीं। ये आरएसएस पर बैन हटाने की बात हो रही थी। लेकिन इस बात पर नेहरू और गृह मंत्री पटेल दोनों सहमत थे कि भले ही संघ ने सीधे गांधी जी की हत्या की साजिश न रची हो, लेकिन विभाजन के समय संघ के भाषणों और उनकी नफरती विचारधारा ने देश में ऐसा सांप्रदायिक जहर और हिंसक माहौल पैदा किया जिसके कारण गोडसे जैसे चरमपंथी ने महात्मा गांधी की हत्या की। 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखे पत्र में पटेल ने कहा था कि आरएसएस का कांग्रेस के प्रति विरोध इतना हिंसक था कि उनके भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे होते थे। इसी जहर का अंतिम परिणाम देश को गांधी जी के अमूल्य जीवन के बलिदान के रूप में भुगतना पड़ा। पटेल लिखते हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद संघ के लोगों ने खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा पटेल ने 27 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू को भी पत्र लिखकर बताया था कि संघ के लोग गांधी जी की विचारधारा के सख्त विरोधी थे और इस कट्टरपंथी सोच के चलते संघ और हिंदू महासभा के एक धड़े ने बापू की हत्या का स्वागत किया था। संघ की फितरत हमेशा सरेंडर की रही है। गांधी जी की हत्या के बाद लगे प्रतिबंध पर भी संघ ने सरेंडर की नीति अपनाई। मई जून 1949 आते आते संघ पूरी तरह से सरकार की हर शर्त मानने को तैयार हो गया था। मई 1949 में देहरादून से सरदार पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि सरसंघ चालक गोलवलकर में काफी बदलाव आ गया है और वो सरकार की सभी शर्तें मानने को तैयार हो गया है। और आखिर में नेहरू से मतभेद के बावजूद गृह मंत्री सरदार पटेल आरएसएस पर लगा प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटाने के लिए तैयार हो गए, जिनमें प्रमुख शर्तों में थी संघ अपना लिखित संविधान सरकार को सौंपेगा, कोई भी गुप्त गतिविधि नहीं करेगा, केवल सांस्कृतिक संगठन तक सीमित रहेगा, प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, संविधान और तिरंगे का सम्मान करेगा। सरकार के सामने सरेंडर हुए सरसंघचालक गोलवलकर ने हर शर्त मान ली और मई 1949 में आरएसएस का लिखित संविधान सरदार पटेल को सौंप दिया। हालांकि ये संविधान भी आरएसएस के मौखिक वादों का लिखित रूप ही है, जिसमें अपने सदस्यों का लिखित रिकॉर्ड रखने और संगठन का रजिस्ट्रेशन कराने का कोई वादा नहीं था।
जबकि उस वक्त अगर सरदार पटेल चाहते तो कोई भी शर्त मानने के लिए गोलवलकर तैयार थे। उसके बावजूद पटेल प्रतिबंध हटाने के लिए राजी हो चुके थे। प्रतिबंध से बचने के लिए आरएसएस ने जो संविधान सरदार पटेल को सौंपा था, उसको देख करके कोई भी ये कह सकता है कि उसमें कोई भी कानूनी प्रतिबद्धता नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल जैसा क्रिमिनल लॉयर भी आरएसएस की इस चालाकी को नहीं समझ पाया। नेहरू वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से बहुत सख्त थे। वो संघ को भारत के लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी खतरा मानते थे, जबकि पटेल का कहना था कि संघ के युवा अनुशासित, साहसी और ऊर्जावान हैं। वो थोड़े पागल हैं लेकिन बहादुर हैं। मैं उनके इस पागलपन को दूर करके उनकी ऊर्जा का उपयोग देश की भलाई और सुरक्षा के लिए करना चाहता हूं। लेकिन अपना लिखित संविधान सौंपने के बाद भी नेहरू को आरएसएस पर भरोसा नहीं हो रहा था। संघ पर बैन हटाने से करीब 1 महीने पहले नेहरू ने 5 जून 1949 को पटेल को फिर से एक खत लिखा। इस खत में एक बार फिर से नेहरू ने दोहराया कि आरएसएस के लोग जो वादे कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे ऊपर से सांस्कृतिक संगठन होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल चरित्र राजनीतिक और सांप्रदायिक ही रहेगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि हमारी नरमी को ये लोग कमजोरी समझेंगे और फिर से अपनी पुरानी गतिविधियां शुरू कर देंगे। हालांकि नेहरू के इस खत के जवाब में पटेल ने कहा कि हम कोई नरमी नहीं बरत रहे हैं, लेकिन हमारी जांच और खुफिया विभाग की रिपोर्टों में महात्मा गांधी की हत्या की सीधी कानूनी साजिश में आरएसएस का हाथ होने का कोई ठोस अदालती सबूत नहीं मिला है। इसलिए केवल उनकी विचारधारा या आशंकाओं के आधार पर किसी संगठन को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित नहीं रख सकते। यानी ये साफ है कि नेहरू किसी भी कीमत पर आरएसएस का प्रतिबंध खत्म करना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सरदार पटेल गोलवलकर की दलीलों के दबाव में जल्दी से जल्दी आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा लेना चाहते थे। इन तमाम बहसों और नेहरू की असहमति के बावजूद गृहमंत्री सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के करीब 17 महीने बाद और हत्यारों को फांसी होने से पहले ही 12 जुलाई 1949 को संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। इसके करीब 4 महीने बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई। आरएसएस की विचारधारा और उसके कामकाज को लेकर नेहरू कितने सख्त थे, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आजादी के करीब 4 महीने बाद और गांधी जी की हत्या से लगभग 1 महीना पहले 7 दिसंबर 1947 को नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर आरएसएस के प्रति सचेत रहने को कहा था। नेहरू ने कहा था कि हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से फांसीवादी तर्ज पर काम कर रहा है और वो गुप्त रूप से निजी सेना तैयार कर रहा है। नेहरू और पटेल के पत्रों से यह भी पता चलता है कि कहीं कहीं सरदार पटेल का झुकाव आरएसएस की तरफ दिखाई देता है। नेहरू की तरह पटेल आरएसएस को लेकर सख्त नहीं है। पटेल के दिल में संघ की कई गतिविधियों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस से सरदार पटेल नाराज जरूर थे, लेकिन आरएसएस की कई चीजें वो खुले तौर पर पसंद करते थे। नेहरू की तरह सरदार पटेल आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ नहीं थे। नेहरू के प्रधानमंत्री होने के बावजूद पटेल गृह मंत्रालय में उनका दखल बर्दाश्त नहीं करते थे और आखिरकार नेहरू का वो डर सच हुआ। नेहरू का मानना था कि संघ का मूल चरित्र राजनीतिक और फांसीवादी है। वो केवल प्रतिबंध से बचने के लिए सांस्कृतिक होने का नाटक कर रहे हैं। और आज जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखें तो ये बात सच साबित होती है। जबकि पटेल संघ की यही चालाकी नहीं समझ पाए या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर गए। संघ ने प्रत्यक्ष रूप से कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 1951 में भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार कर दिया और उससे पहले हिंदू महासभा के रूप में उसका राजनीतिक मुखौटा मौजूद था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सरदार पटेल ने तात्कालिक शांति के लिए आरएसएस को एक लिखित संविधान के वादे पर छोड़ दिया। पटेल ये भांपने में चूक गए कि कोई संगठन कानूनी रूप से रजिस्टर्ड न होकर भी बिना किसी कागजी रसीद के इतना ताकतवर हो जाएगा कि देश की पूरी राजनीति को बदल दे। जब आरएसएस से बैन हटा लिया गया तो सरसंघ चालक गोलवलकर ने पटेल को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। उसके जवाब में सरदार पटेल ने जो लिखा वो ये बताने के लिए काफी है कि आज आरएसएस इतना मजबूत क्यों है। पटेल ने गोलवलकर को जवाबी पत्र में लिखा कि मेरे खास लोग ही केवल ये जानते हैं कि जब संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई।
मैं आपको अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। शायद यही वजह है कि बीजेपी आज पटेल नहीं सिर्फ नेहरू से इतनी नफरत करती है।